नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पूर्वी उपनगर मराठाहल्ली में अयप्पा लेआउट के चौथे क्रॉस रोड पर एक आलीशान 5 बंगला मौजूद था, जिसकी आज की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। ये घर खास तौर पर डॉक्टर कृतिका रेड्डी के लिए बनवाया गया था, ताकि वह अपने पति महेंद्र रेड्डी के साथ सपनों भरी जिंदगी जी सके। इस कहानी का सस्पेंस ये है कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सतर्क रहिए। डॉक्टर कृतिका के पिता के मुनि रेड्डी एक सफल बिजनेसमैन थे और एक रिटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बनाई। मराठाहल्ली में उनकी कई कमर्शियल दुकानें हैं, जिनसे हर महीने 10-15 लाख रुपए केवल किराए के रूप में आते हैं। कृतिका की मां सौजन्या एक वकील है। परिवार में 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी डॉक्टर निकिता, जो एक रेडियोलॉजिस्ट है, और छोटी बेटी डॉक्टर कृतिका, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। मुनि रेड्डी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने दोनों के लिए एक पॉश इलाके में अलग अलग घर बनवाए थे, ताकि शादी के बाद वे अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक रह सकें। कृतिका का यह मकान 2016 में बनकर तैयार हुआ था। कृतिका बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा से डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। उन्होंने वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और फिर रायचूर के नवोदय मेडिकल कॉलेज से डर्मेटोलॉजी में MD की डिग्री हासिल की। शादी से पहले वह एक सफल स्किन स्पेशलिस्ट बन चुकी थी और बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही थी। डॉक्टर कृतिका की जिंदगी में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की एंट्री हुई। महेंद्र बेंगलुरु के गुंजूर इलाके के रहने वाले थे और उन्होंने जनरल मेडिसिन में MBBS और गैस्ट्रो सर्जरी में MS किया था। वो भी विक्टोरिया हॉस्पिटल में ही काम कर रहे थे। कॉमन फ्रेंड्स के जरिए कृतिका और महेंद्र की मुलाकात होती है और जल्दी ही वो एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों के परिवार को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी और वो इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। महेंद्र का परिवार भी मेडिकल फील्ड से ही जुड़ा था। उनके पिता श्रीनिवास रेड्डी बड़े बेटे के साथ सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी चलाते थे और उनकी बालाजी मेडिकल्स के नाम से एक फार्मेसी भी थी। महेंद्र के एक जुड़वा भाई भी थे, नागेंद्र, जिनकी कहानी इस केस में आगे चल के एक नया मोड़ लेती। कृतिका और महेंद्र अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जाके प्री वेडिंग शूट भी कराया था। 26 मई 2024 को गुंजूर के मंत्र कल्याण मंडपम में उनका शानदार विवाह संपन्न हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस शादी पे करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और कृतिका के पिता ने अयप्पा लेआउट का वह 3 करोड़ रुपए का घर कृतिका को तोहफे में दिया था, ताकि वह अपने पति के साथ आने वाली पीढ़ी के साथ एक खुशहाल जीवन बिता सके। शादी के बाद कृतिका अपने ससुराल गुंजूर में रहने लगी। गुंजूर से कृतिका के मायके की दूरी करीब 6-7 किलोमीटर थी। महीने में 1-2 बार बेटी दामाद यहाँ आ जाते थे। कृतिका का एक सपना था अपना खुद का क्लिनिक खोलना, जहाँ वे अपने पति के साथ मिलकर लोगों की सेवा कर सके। यह सपना जल्द ही पूरा होने वाला था। उनके पिता मुनि रेड्डी ने मराठाहल्ली में ही बेटी के लिए एक क्लिनिक का निर्माण कराया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। कृतिका ने उस क्लिनिक का नाम स्किन एंड स्कैल्प रखा था और 4 मई 2025 को उसकी ओपनिंग डेट तय की गई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 21 अप्रैल 2025 को, यानी क्लिनिक खुलने के ठीक 12-13 दिन पहले, कृतिका ने अपने पति महेंद्र को फोन किया। वह घर पर ही थी और पति हॉस्पिटल में काम पे गए थे। कृतिका को कुछ समय से गैस्ट्रिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था और छोटी मोटी दिक्कतें भी थी। उन्होंने महेंद्र को बताया कि उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर महेंद्र, जो खुद गैस्ट्रिक सर्जन थे, तुरंत घर आते हैं और अपनी पत्नी को दवाई देते हैं और इंजेक्शन भी लगाया। 21 अप्रैल की रात कृतिका ठीक रही और आराम से सोई, लेकिन अगली सुबह 22 अप्रैल को उन्हें फिर से परेशानी होने लगी। महेंद्र को हॉस्पिटल जाना था, इसलिए उन्होंने कृतिका को उनके मायके छोड़ दिया ताकि वह अकेले ना रहे। माता पिता को देख के कृतिका काफी अच्छा महसूस कर रही थी और उनकी तबीयत भी ठीक होने लगी और शाम को महेंद्र वापस आके उन्हें फिर से दवाई देते हैं
23 अप्रैल का दिन भी नॉर्मल रहा। कृतिका अपने माता पिता के घर पर ही थी और नए क्लिनिक की तैयारियों में जुटी थी। इसके बाद वह अपने घर अयप्पा लेआउट वाले मकान में चली गई। उसी दिन रात 9 बजे के आसपास महेंद्र घर आए। कृतिका सोने की तैयारी कर रही थी। नियम के अनुसार महेंद्र ने उन्हें दवाई दी। आज दवाई का कोर्स पूरा होने वाला था। रात 9:30 बजे तक पति पत्नी सो गए और फिर आया वो काला दिन 24 अप्रैल 2025। सुबह महेंद्र रोज की तरह उठे। उन्होंने देखा कि कृतिका अभी तक जगी नहीं है। महेंद्र ने उन्हें जगाने की कोशिश की लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुई। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था और सांसें भी नहीं चल रही थी। यह देख के डॉक्टर महेंद्र घबरा गए। सुबह के करीब 7:30 बजे थे। उन्होंने तुरंत अपनी सास यानी कृतिका की माताजी सौजन्या जी को फोन किया और बताया कि कृतिका कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है और वह उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और यह सुनकर माँ ने पिता को बताया और फिर अपनी बड़ी बेटी निकिता को सूचित किया। वे लोग मराठा हल्ली के कावेरी हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने देखते ही कृतिका को मृत घोषित कर दिया। यह सुनकर हर कोई सदमे में था कि ये कैसे हो गया। कल तक तो वो ठीक थी और सभी रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया और हर कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये कैसे हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी आशंका जता रहे थे कि शायद लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से ऐसा हुआ होगा। सभी इसे एक प्राकृतिक घटना मान रहे थे। डॉक्टरों ने परिवार से एक बार पोस्टमार्टम करने की सलाह दी ताकि मौत का सही कारण पता लगाया जा सके, लेकिन कृतिका के पिता और पति समेत परिवार के कई सदस्यों ने मना कर दिया। उनका कहना था कि हमारी बेटी तो चली गई, अब ऐसी चीजें करने से क्या फायदा, वो तो वापस आएगी नहीं। और महेंद्र ने तो यहाँ तक कहा कि वह अपने पुश्तैनी गांव ले जाकर कृतिका का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन कृतिका की बड़ी बहन डॉक्टर निकिता रेड्डी के मन में कुछ और ही चल रहा था। खुद एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें सारे प्रोसीजर्स पता थे। उन्हें ये घटना प्राकृतिक नहीं लग रही थी। भले ही कृतिका बीमार थी, लेकिन इतना भी नहीं कि अचानक रातों रात कुछ ऐसा हो जाए। निकिता ने अपने पिता को मनाया कि पोस्टमार्टम होना चाहिए और हॉस्पिटल स्टाफ भी जांच करने के लिए बार बार कह रहा था। निकिता ने डॉक्टरों से बात करके मेडिकल लीगल केस रिपोर्ट तैयार करवाई और पुलिस को भिजवा दिया। यानी अब ये एक पुलिस केस बन गया था। मराठा हल्ली थाने से पुलिस अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे और एक अननेचुरल डेथ UDR दर्ज कराई गई। अब पोस्टमार्टम होने ही वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हर कोई दुखी था। कृतिका का सपना 4 मई को पूरा होने वाला था, लेकिन 10 दिन पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और फिर 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज मेंशन नहीं थी और उसमें कुछ नहीं मिला। डॉक्टरों ने कुछ विसरा सैंपल को प्रिजर्व कर लिया था। इस सैंपल को पुलिस ने FSL भिजवा दिया। कृतिका के मायके और ससुराल में किसी को भी किसी पर संदेह नहीं था। शादी को साल भर भी नहीं हुआ था और पति पत्नी अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे और पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं निकला। इसलिए सभी निश्चिंत हो गए और अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन इस कहानी में अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। कृतिका के जाने के बाद उनके पिता ने वह घर जो उन्होंने कृतिका के नाम पे बनवाया था, एक ईश्वर को समर्पित संस्था को दान कर दिया ताकि वहाँ भजन कीर्तन और आध्यात्मिक क्रियाएं हो सके। उनका मानना था कि इससे कृतिका की आत्मा को शांति मिलेगी और घर में खालीपन महसूस नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। घटना के करीब 6 महीने के बाद अक्टूबर का महीना था। अचानक 13 अक्टूबर के दिन पुलिस के पास विसरा रिपोर्ट आती है। अब आप लोग सोचेंगे कि विसरा रिपोर्ट में 6 महीने की देरी क्यों हुई। दरअसल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है। बारी बारी से केसेस का नंबर आता है। हालांकि जो इमरजेंसी केसेस होते हैं जिनमें पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए होती है या घटना बहुत ही संदिग्ध हो, उनमें रिपोर्ट जल्दी आती है। लेकिन इस केस में किसी को कोई संदेह नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी। ना ही कोई दबाव बनाया गया था। शायद विसरा रिपोर्ट आने वाली है, यह भी लोग भूल गए थे।
लेकिन 13 अक्टूबर के दिन जब रिपोर्ट आई तो उसे पढ़कर पुलिस भी हैरान रह गई। फौरन कृतिका के घर वालों को बुलाया गया। इस रिपोर्ट में एक एनेस्थेटिक दवा का जिक्र था जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स करते हैं। यह एनेस्थीसिया ऑपरेशन से पहले मरीजों को दिया जाता है जिससे सर्जरी वाली जगह को सुन्न किया जा सके और मरीज गहरी नींद में चला जाए। लेकिन इसे एक तय मात्रा में ही दिया जाता है और अगर ज़्यादा मात्रा में दिया जाए तो मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है और इसी तरीके का कंपाउंड रिपोर्ट में भारी मात्रा में पाया गया था, यानी ओवरडोज था। इसका मतलब यह केस कोई सामान्य या प्राकृतिक घटना नहीं थी बल्कि एक साजिश थी। किसी ने जानबूझकर कृतिका को यह दवा दी थी उसे रास्ते से हटाने के लिए। अब सभी का शक पति पे घूमता है और उसके कई कारण थे। 14 अक्टूबर के दिन कृतिका के पिता मुनि रेड्डी ने पुलिस को पहले एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई कि इस मामले की तह तक जाकर जांच की जाए। इसके बाद उन्होंने अपने दामाद डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उनका संदेह दामाद पर था। 6 महीने के बाद ये केस फिर से सुर्खियों में आ गया। घर वालों के दिमाग में कई बातें घूम रही थी। पूरी घटनाएं नोटिस होने लगी। महेंद्र ने कृतिका के दाहिने पैर में कैनुला लगाया था जबकि हाथ में लगाना ज्यादा सुरक्षित और कम दर्दनाक होता है। कृतिका को इतनी गंभीर समस्या नहीं थी कि कैनुला को पैर में लगाया जाए और ये कैनुला 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक यानी कृतिका की मौत तक उनके पैर में लगा रहा। 23 अप्रैल को कृतिका को कैनुला वाली जगह पे दर्द होने लगा। दोपहर में जब पिता लंच के लिए घर आए तो देखा बेटी लंगड़ा के चल रही है। उन्होंने तुरंत निकालने के लिए महेंद्र से कहा तो महेंद्र ने साफ मना कर दिया कि इसे निकालना मत। कृतिका ने अपने पति को व्हाट्सएप भी किया था लेकिन महेंद्र ने फिर से मना कर दिया। उन्होंने यही बताया कि आखिरी डोज देनी है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृतिका दर्द होने के बावजूद उसे निकालती नहीं है, शायद इसलिए कि पति नाराज ना हो जाए। रात को पति ने उन्हें दवा दी जिसके बाद सुबह वो नहीं उठती। खबर सुनते ही माता पिता बिना नहाए हॉस्पिटल पहुंचते हैं लेकिन महेंद्र बिल्कुल फ्रेश था, जैसे नहा धो के आया हो। कृतिका को हॉस्पिटल करीब 3-4 घंटे बाद लाया गया था और ये भी पता लगा कि रात को दवा देने के बाद महेंद्र दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया जबकि उसे अपनी बीमार पत्नी के साथ होना चाहिए था। सुबह नहाने धोने के बाद उसने क्यों चेक किया जबकि उठते ही देखना चाहिए था कि पत्नी ठीक है या नहीं। शायद वो पहले से जानता था कि दवा देने के बाद क्या होगा। एक घटना ये भी थी कि कृतिका ने एक बार अपने पिता को कॉल करके कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और जब उनके पिता हॉस्पिटल जाते हैं तो कृतिका का ब्लड प्रेशर काफी लो था जबकि उन्हें ऐसी दिक्कत पहले कभी नहीं हुई थी और वहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने कृतिका को एडमिट होने की सलाह भी दी थी और इस पे महेंद्र नहीं माना और एक शादी फंक्शन में जाने की जिद करने लगा। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो शादी का फंक्शन जरूरी था या कृतिका की सेहत। जब भी बेटी को गैस की प्रॉब्लम होती थी तो दामाद ही इलाज करता था, दवाई देता था, हॉस्पिटल लेके नहीं जाता था। कृतिका भी उस पर भरोसा करती थी कि पति खुद गैस्ट्रिक सर्जन है। लेकिन धीरे धीरे करके महेंद्र ने उस कंपाउंड का ओवरडोज दिया। कोई भी एनेस्थेटिक दवा हो उसका असर 24 घंटे में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। कृतिका को हॉस्पिटल 4 घंटे के बाद लाया गया था, यानी 50% से ज्यादा दवा समाप्त हो चुकी थी। तभी पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकला। ऊपर से महेंद्र ही ऐसा था जिसने सबसे पहले पोस्टमार्टम का विरोध किया था और उसने उस दिन सास और ससुर को पूरा बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कृतिका की बहन पोस्टमार्टम के लिए अड़ी हुई थी। In my residence, I get a call from my mom stating that my sister is unresponsive. Her body has become cold. She's not responsive. So that will become a great shock for us. And then we leave from here. It takes us 2 hours to reach the spot. By then, what would have happened is Mahendra and his family would be trying the level best to avoid postmortem. So they will be like trying to brainwash my parents as well, telling them, see, if you give a postmortem, they'll cut up your child. अगर 24 घंटे के बाद पोस्टमार्टम होता तो कोई ट्रेस नहीं मिलता, लेकिन कृतिका की बहन ने कहा
कि आज ही पोस्टमार्टम होगा और जल्द से जल्द होगा। यही नहीं, जब 24 अप्रैल के दिन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही थी तब महेंद्र बार बार पोस्टमार्टम रूम में जा रहा था। डॉक्टर्स और पुलिस उसे बाहर करते थे। उन्हें भी अजीब लग रहा था कि ऐसा ये क्यों कर रहा है। उस टाइम सभी को ये लग रहा था कि शायद वो पत्नी के लिए इमोशनल है, पत्नी के लिए परेशान है, पर उसके अंदर तो कुछ और इरादा था। 14 अक्टूबर के दिन पुलिस महेंद्र को उडुपी के मणिपाल से उठाती है और मराठा हल्ली लाकर पूछताछ करती है। पहले वो मना करता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, इलाज के दौरान सब कुछ हुआ, लेकिन अगर ऐसा था तो अस्पताल लेके वो क्यों नहीं गया। सख्ती दिखाते ही महेंद्र रेड्डी पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, जबकि 11 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और दोनों ने मिलकर क्लिनिक को ओपन करने का फैसला किया था। अब पुलिस 3 एंगल पे जांच कर रही थी। अफेयर का मामला, पैसों को लेकर विवाद और बीमारी से हुई अनहोनी। तीसरा पॉइंट तो विसरा रिपोर्ट के आते ही फेल हो गया। किसी बीमारी से अनहोनी नहीं हुई, बल्कि एक कंपाउंड का ओवरडोज था। और इसी बीच कृतिका के पिता ने एक और बात बताई कि महेंद्र उनसे पैसों की डिमांड कर रहा था। जांच में ये भी पता चला कि महेंद्र का भाई नागेंद्र पर 2018 में धोखाधड़ी का और कई आपराधिक मामलों में चार्ज लग चुके थे। आईपीसी 506, 34, 417, 354, 420, 323। इन मामलों में नागेंद्र आरोपी नंबर 1 था। जांच में ये भी पता लगा कि महेंद्र के पास 2 मोबाइल थे, एक तो सबको दिखाने के लिए और दूसरा सीक्रेट फोन था। पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया। उसमें उसकी कई लड़कियों से दोस्ती की बात आई, उनसे चैटिंग करता, कॉल पर बात करता। महेंद्र की करीब 6 फीमेल फ्रेंड्स थी। विसरा रिपोर्ट आने वाले दिन ही कृतिका की फैमिली को महेंद्र की सारी करतूतें और पुराने केसेस पता चलते हैं। महेंद्र का मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान किसी लड़की से प्रेम संबंध था, जिसके बारे में उसके माता पिता को भी इसकी जानकारी थी। फिर भी कृतिका के परिवार को शादी से पहले ये नहीं बताया गया था और शादी के बाद भी महेंद्र उससे लगातार टच में था। पूछताछ में महेंद्र ने पुलिस को बताया कि कृतिका और उसके परिवार ने उसको धोखा दिया। कृतिका हमेशा बीमार रहती थी, उसको अलग अलग तरह की कई दिक्कतें थी, हेल्थ इश्यूज थे और शादी से पहले ये बातें उसे क्यों नहीं बताई गई। उसको एक बीमार पत्नी के साथ नहीं रहना था, लेकिन अगर महेंद्र को बीमार पत्नी नहीं चाहिए थी तो वो उसे डाइवोर्स दे सकता था, उससे अलग हो सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। रिश्तेदारों के अनुसार महेंद्र थ्रिलर मूवीज और शोज देखने लगा था। उसका व्यवहार भी बदलने लगा, ठीक से पत्नी से बात नहीं करता था। कृतिका के माता पिता का कहना था पहले उनकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ थी। महेंद्र ने अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल किया। इस नॉलेज को उसने हथियार बनाया कृतिका को मारने के लिए। पहले भी जब पत्नी को छोटी मोटी दिक्कतें होती थी तो वो यही दवाई देता था। धीरे धीरे लगा कि बस बहुत हो, अब उसके साथ नहीं रहना, और वो इंतजार करने लगा कि कृतिका की तबीयत कब फिर से खराब हो और वह इलाज के बहाने उसको रास्ते से हटा दे। पहले इसने जानबूझ के कम मात्रा में वो डोज दिया। अगर वो ज्यादा डोज दे देता तो लोगों को शक हो जाता, इसलिए उसने जो डोज बढ़ाना शुरू किया वो धीरे धीरे। लेकिन 23 अप्रैल की रात में उसने इस दवाई का ओवरडोज दे दिया। पत्नी पति पे भरोसा कर रही थी, इसलिए कभी सवाल नहीं करती थी। 14 अक्टूबर को महेंद्र को अरेस्ट किया जाता है। 15 अक्टूबर को पुलिस इस केस का खुलासा करती है और 16 अक्टूबर को पुलिस उसको लेके घर गई। वहां से कैनुला, इंजेक्शन, वायल्स इत्यादि बरामद करती है। पुलिस ने घर की डीवीआर भी कब्जे में ली, जिससे सीसीटीवी फुटेज स्टोर होती है। महेंद्र का मोबाइल फोन, लैपटॉप कब्जे में लेती है। कृतिका के फोन को भी कब्जे में लिया जाता है। इस घटना के बाद महेंद्र कृतिका के घर वालों से बार बार उसके गहने मांग रहा था और वो कह रहा था कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है, उसकी निशानी उसे दे दीजिए। लेकिन उसका दुख करना, विलाप करना ये सब दिखावा था। अगर वो चाहता तो कृतिका से अलग भी हो सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो 3 करोड़ का घर और वो क्लिनिक सब कुछ उसे गंवाना पड़ता। लेकिन आगे विसरा की रिपोर्ट ने सब कुछ खुलासा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे जीवन बचाने की शपथ
दिलाई जाती है, अपनी निजी स्वार्थों के लिए इतना क्रूर हो सकता है। यह एक दर्दनाक याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे करीबी रिश्तों में भी धोखा और फरेब छिपा होता है। दोस्तों, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। नमस्कार।